सभी बच्चे अटेंडेंस लगा लेंगे आज की इस क्लास के लिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का उदय बैच में। एक बार जल्दी से जो तो एक बार सीखने की जरूरत है बस। और ये भी एक बहुत ही छोटा सा मैथमेटिक आपकी, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ एक नए चैप्टर को हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज की इस क्लास के अंदर ये पहला लेक्चर होगा। और ये भी एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार सीखने की जरूरत है बस। हाँ भैया, सभी ने अटेंडेंस लगा दिया क्लास के लिए, लेकिन मैंने जो कहा वो सुना या नहीं, ध्यान से सुन लो। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। अब हम लोग ये चैप्टर पर चल रहे हैं जब, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, परिचय। दूसरा हम लोगों ने देख लिया था आंकड़ों का संग्रह। तीसरा देख लिया आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। तो ये चौथा चैप्टर है। तो ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं, किसी का लगेगा 2 लेक्चर, किसी का 3 लेक्चर, किसी का सिंगल लेक्चर में भी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो चैप्टर है ना अभी आ रहे हैं शुरुआत में, इन सभी चैप्टर्स को दोबारा रिकॉल रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अभी से बस एक बार पढ़ करके रख लेना, इस क्लास के बाद एक बार आप रिपीट करके देख लेना। उसके बाद सीधा इन चीजों का रिपीटेशन खुद ही होते चला जाएगा अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर में। जो आगे आने वाले चैप्टर्स है ना, इन्हीं चैप्टर के आधार पर अगला बना हुआ है। तो अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो इन्हीं सारे कंसेप्ट को वहां पर नीचे उड़ करके डाला गया एक साथ में, ठीक है। तो मेहनत कम लगता है भाई। स्टैटिस्टिक्स की खास बात यही है कि एक बार पढ़ो और पूरे जीवन तक इस्तेमाल करो इस चीज का। तो ये हमारा अब चौथा चैप्टर शुरुआत हो चुका है आज। अध्याय है 4, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं। आज अध्याय संख्या 4 है और चौथे चैप्टर के अंदर ही हम लोग बात कर रहे हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब सोचिए, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, है कि नहीं। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग रोज दाल चावल है ना अपनी भूख मिटाने के लिए, या रोटी सब्जी ये सब तो कुछ तो उपभोग करते ही होगे। तो मम्मी देखो कितना सुंदर तरीके से थाली में आपको परोस करके देती है ना। और बस आपने हाथ धोया और बस खाना शुरू। तो यहां पर प्रेजेंटेशन का सही मतलब है एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी चीज को हम बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का सही वही मतलब यहां पर भी लिया जाएगा कि आंकड़ों को यहां पर प्रस्तुत करने का तरीका देखना है। और आंकड़े प्रस्तुत करने के कितने सारे तरीके होते हैं, इस क्लास से आपका जो पूरा पूरा कवर होने वाला है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देख लो, तो ये चौथा चैप्टर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, लेक्चर संख्या है 1, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर में जब हम लोग तीसरे चैप्टर पर चल रहे थे, तब हमने कल की क्लास में बताया कि चर क्या होते हैं, वेरिएबल किसको बोला जाता है, और वेरिएबल के कितने सारे प्रकार हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने बात किया खंडित चर, बात किया अखंडित चर, ये सब सारा वेरिएबल ही था, जिसको हम पूर्णांकों के रूप में लिख सकते हैं, है ना, या फिर जिसको पूर्णांकों के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये सब सारा था। बारंबारता वितरण एक छोटा सा टॉपिक था, जो कि कल हम लोगों ने समझ लिया कि कोई भी संख्या पूरे समूह में, पूरे समंक माला में कितनी बार आती है, उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है, उसी को बोलते हैं बारंबारता का वितरण करना, ठीक। चलो, अब एक आज वाला जो है वो लक्ष्य आप समझ लो कि आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रस्तुतिकरण क्या है, इसके कितने सारे प्रकार हैं। प्रस्तुत कोई भी चीज जब किया जाता है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ठीक यहां पर आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए हम लोग 3 अलग अलग मेथड को समझने वाले हैं, 3 अलग अलग तरीके को समझने वाले हैं। और आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया होता है, किसको लोग ज्यादा जो वो अच्छा मानते हैं, लोगों का दिमाग दिल किससे ज्यादा प्रभावित हो जाता है, यही सारी चीजें यहां पर आएगा। और सारणीकरण का क्या मतलब होता है, सारणीकरण से देखो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अच्छी सारणी की क्या विशेषता होनी चाहिए, एक अच्छा टेबल कैसे मान सकते हैं हम, तो उसकी खासियत यहां पर आपको जानना है। और सवाल रिपीट करके आते रहता है,
तो सार्डियन की विशेषता को भी हम लोग समझेंगे। मतलब ये दोनों टॉपिक मैं कहूँ तो दोनों में से जो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाला पार्ट, और फर्स्ट पार्ट तो है ही, लेकिन फर्स्ट पार्ट से आपको बेसिक बेसिक जो चीजें सीखने को मिलता है। आइए एक एक चीजों पर पहले नजर डालते हैं। प्रस्तुतिकरण होता क्या है? आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण आने से पहले सभी को एक बार ये बता दो, घर पर आपका हर एक सामान अलग अलग जगहों पर रहता है, व्यवस्थित रूप से होता है ना। और इसीलिए पुराना जो चैप्टर चल रहा था कल वाला व्यवस्थीकरण, जिसपे मैंने एग्जांपल दिया था कि दुकानदार जो है वो राखी का त्यौहार नजदीक आ गया तो राखी जो बहुत अच्छे से सजा करके अपनी दुकान पर रखेगा। यहाँ पर 20 रुपए वाला राखी, यहाँ 10 रुपए वाला, यहाँ 50 रुपए वाला, यहाँ 1000 रुपए वाला, ऐसे सजा करके रख देता है दुकानदार, ताकि उसको बेचने में बहुत आसानी हो, वो जल्दी से तुरंत निकाल करके आपको दे सके और ज़्यादा ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सके। तो ये जो व्यवस्थित करने का तरीका है हम लोग पिछले चैप्टर के अंदर समझ रहे थे, और वही व्यवस्थित करने के तरीके में अगर थोड़ा सा जो है कुछ नयापन लाया जाए तो वो चैप्टर आ जाता है फिर आपका प्रस्तुतिकरण का। तो प्रेजेंटेशन होता है एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर हम किसी चीज को सुंदर ढंग से, बेहतरीन ढंग से लोगों के सामने रखते हैं ताकि वो आसानी से उस चीज को समझ सके, है ना। हाँ, जैसे आपको समझ आ जाता है कि मम्मी ने, हाँ कोई बात नहीं लेट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं लेट नहीं हुए आप। तो जैसे कि आपको भूख लगता है, मम्मी से आप बोलते हो मम्मी ने इस प्रकार की थाली बनाई है, सॉरी बनाई तो नहीं है लेकिन थाली में परोसा जरूर है आपको। और आजकल तो ये थालियाँ ऐसी भी आने लगी है, आजकल नहीं बहुत पुरानी है ये, और इस प्रकार के इसमें ढांचे भी बना दिए जाते हैं, है ना। यहाँ पर आपके दाल रख दिए गए, यहाँ पर आपका जो कुछ सब्जी रख दिया गया, इतने में जो है चावल रख दिया गया, इस प्रकार से जो वो चीज़ें व्यवस्थित कर दी जाती है। और थोड़ा बहुत अगर अचार वगैरह की भी व्यवस्था है तो यहाँ पर थोड़ा सा कोना बना रहता है प्लेट में देखा, हाँ ऐसा होता है या नहीं सर? होता है सर, है ना। तो ये बात तो सबके घर में हो रही है भाई। एक थाली है उसमें जो अलग अलग खांचे बने होते हैं, अगर इस डिजाइन वाली थाली की बात कर रहे हैं, और नहीं होता है तो फिर कटोरी छोटा छोटा इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक में दाल दिया जाता है, दूसरे में चावल, है ना, या फिर तीसरे में कुछ और, है ना, ऐसे करके। सर 3 होते हैं, याद दिला दिया तुमने मुझे, 3 होते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं होता है तो कम से कम सिंपल वाला थाली तो होता है ना, उसी में दाल, उसी में चावल, थोड़ा सा चावल के ऊपर में ही अचार वगैरह कुछ भी ले लो ऐसा होता है? हाँ होता है सर, ये घर घर की बातें हैं, ये घर घर की कहानी है। तो वही प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। आपने कितना कोई चीज अच्छा बनाया ये उससे पता नहीं चलता जब तक इंसान ने खाया नहीं तब तक बताएगा कैसे। लेकिन आपको कोई भी चीज प्रस्तुत करना आता है लोगों के सामने या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों होटलों में जो वो वही एक थाली का प्राइस जो वो हजार हजार रुपए तक वसूलते हैं, और यही थाली घर पर बनाते पता चलता है ना 100 रुपए के अंदर ही बन करके तैयार हो गया सारा आइटम। अब थोड़ी सी तो महंगी पड़ती है, मान लो 200 रुपए के आसपास, लेकिन फिर भी सोच करके देखो कहाँ होटलों में 1000 रुपए और कहाँ ये जो है आपका 200 रुपए 150 रुपए में घर पर ही बन जाता है खाना एक इंसान के लिए, उससे भी कम प्राइस पर कभी कभार होता है। मतलब खाना, मतलब मैं नहीं समझा। क्योंकि मैं देखो, मैं सीधा सीधा जानता हूं भाई, लोग यहां पर किस तरीके से आपको प्रस्तुत करते हैं कोई भी चीज, उसी का आज कीमत दिया जा रहा है। ठीक है, केक बनाने वाले में केक तो बना दिया, लेकिन उसमें अच्छा डिजाइन अगर नहीं बनाया तो आपको जो है लगता है कि प्राइस कम देना चाहिए ऐसा होता है। बर्थडे केक बना करके तैयार कर दिया, है ना, और अरे कोई लेट नहीं हुए मुस्कान, अभी अभी कहानी शुरू हो रही है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपका जन्म दिवस है, आप केक लेने के लिए चले गए, आपकी डिजाइन के हिसाब से उसने तैयार नहीं किया, तो लगता है कम पैसा दें। लेकिन देखो कोई कोई बहुत एक्सपर्ट होता है, जैसा आप डिजाइन बोलो वैसे डिजाइन बना करके दे देते हैं, है ना, तो वो ज़्यादा चार्ज भी आपसे कर सकता है कि भैया कस्टमाइज है आपके हिसाब से डिजाइन तैयार कर रहे हैं हम, ज़्यादा प्राइस लगेगा, और पहले से जो रेडीमेड बना करके रखा है मैंने सुबह ही, अगर वो आप लेंगे तो कम प्राइस पर आपको दे देंगे। तो लोग देखो कस्टमाइज डिजाइन के आधार पर भी पैसे कमा रहे हैं, ये है बिजनेस। तो बिजनेस मीन्स लोगों के व्यवहार को समझना और उसके हिसाब से काम करना। तो प्रेजेंटेशन भी एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसके अंदर आप यही चीजें सीखते हैं कि किसी भी जानकारी को, किसी भी फैक्ट को या फिर किसी भी डेटा को इस प्रकार से आप प्रस्तुत करना पसंद करते हैं
कि वो बिल्कुल अस्पष्ट हो जाए, लोगों पे अच्छा एक असर डाले, प्रभावशाली हो और समझने में आसान हो जाए सभी लोगों के लिए। तो यही तरीका होता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ आंकड़ों का प्रेजेंटेशन समझ रहे हैं, इसीलिए आपको इस तरीके से देखने में लगेगा कि किसी भी जानकारी को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी डेटा को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना कि वो बिल्कुल स्पष्ट, प्रभावशाली और समझने योग्य हो जाए। तो यहां पर हम उसी को कहेंगे प्रस्तुतिकरण या फिर प्रेजेंटेशन। समझ आ गया? किसी भी जानकारी को अगर आपने सही ढंग से प्रस्तुत कर दिया है जिससे कि वो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है, प्रभावशाली है, लोगों के दिमाग पर बिल्कुल एक बार में छप जा रहा है, तो ऐसी चीजें जो समझने योग्य है, आसान है, तो यहां पर इसको बोला जाएगा प्रेजेंटेशन। यह मौखिक हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है और आजकल तो डिजिटल रूप में भी आ गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को जो लेक्चर्स रोज रोज देता जाता हूं, आप लोग कहते हो हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आप आगे बढ़ जाइए। क्यों? इसका मतलब क्या है कि हमने आपके सामने टॉपिक बहुत डिफिकल्टी जो लग रहा था आपको देखने में, समझने में, सुनने में, उसको बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने पेश कर दिया और आपको समझ में आ गया। यही है प्रेजेंटेशन। यानी कि प्रेजेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी बात को, किसी भी विचार को, किसी भी डेटा को हम बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं किसी इंसान के सामने, ताकि सामने वाले इंसान को वो जल्दी समझ में आ जाए। क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर है सभी को? हाँ भैया, आजकल तो डिजिटल हो चुका है, कितना स्टाइल तरीके से, क्लिनिक प्लस है ना। हाँ, प्रचार आप लोगों ने देखा होगा, तो वही क्लिनिक प्लस की बात यहां पर करें। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ टूथपेस्ट हैं, कहते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? लगता है कि जैसे दादा परदादा ने नमक नहीं देखे हैं। ऐसा जो है सवाल कर रहा है भाई, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? लगता है नमक होना बहुत जरूरी है, ऐसे समझाता है। तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया जो है ना, प्रस्तुत करने के तरीके से आपको प्रभावित कर देती है, आपके दिमाग पर असर डाल देती है और आप फंस जाते हैं। मॉल वाले, दुकानदार, ये सब आपके सामने जो वो यही प्रक्रिया रोज अपनाते हैं जिसको प्रेजेंटेशन बोला जाता है। ये लीजिए भैया, है ना, आप कोई भी आजकल खाना ऑर्डर करते हैं, मान लो ऑनलाइन, या फिर कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन करते हैं, बड़ा रिक्वेस्ट के साथ, हाँ सर आपकी घर तक तो मैं पहुंच गया हूं। आप ना कहीं के टीचर लग रहे हैं, है ना कहीं के मैडम हैं, फिर भी डिलीवरी बॉय आपको कॉल करते हैं, हाँ जी सर मैं आपकी बिल्डिंग के नज़दीक में ही हूँ, आप जरा उतर जाइए सर, बारिश हो रही है। हाँ लिफ्ट में चलना सर, उतरना, आप समझ ही रहे होगे। ठीक है सर आप नीचे आ जाइए, मैं आपको सामान दे देता हूँ। ओके सर ओके। लो देख रहे हो प्रेजेंट करने का तरीका, यानी कि जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से जो आपके यहाँ तक, घर तक सामान पहुँचा दिया और आपके भरोसे को जीत लिया उसने, है ना, कि हाँ सही टाइम पर पहुँचा दिया, सेफली पहुँचा दिया। समझ गए होगे? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दुनिया अब इसी पर चल रही है भैया। तो प्रेजेंट करने के तरीके अच्छे रखो, है ना, भले आपका व्यवसाय कुछ भी हो, चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा। प्रस्तुत करने के तरीके, है ना, आइडिया यही है नया आइडिया दुनिया में आजकल। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा ना प्रस्तुतिकरण मौखिक रूप से भी हो सकता है, बोल करके भी, जैसे मैं तुम्हारे साथ देखो कितनी प्यार से बात कर रहा हूं अभी। तो हमें पता है ना, डॉक्टर साहब देखो कितनी प्यार से बात करें, बेटा क्या हुआ है, जैसे वो बेटा शब्द कहते हैं तबियत तो ठीक हो जाता है आधा। कोई इतना प्यार से बात करे तो है ना, इंसान कैसा फील करेगा? बात समझ रहे हो? हाँ। और घर में कोई बेचारा 2 दिन तक बीमार पड़ा हुआ है, तो उसको कई बार ऐसा सुनना पड़ता है, अरे पड़े रहते हो, कभी चल बुल लिया भी करो। लो भाई साहब की तबीयत खराब है, तुम जो परेशान किए जा रहे हो, और डॉक्टर कितने प्यार से बात कर रहे हो, बेटा क्या हुआ है, दिक्कत तकलीफ पूरा डिटेल में पूछते हैं। अब इतनी प्यार से बात करने पर हर एक बीमारी ठीक हो जाती है पहले ही, है ना। तो ऐसे ही आप अपने कस्टमर से जब बात करोगे इन फ्यूचर, तो एकदम बिल्कुल सरलतापूर्वक बात करिए ताकि सामने वाले इंसान को बोरिंग फील ना हो। तो ये मौखिक भी हो सकता है प्रस्तुतिकरण, लिखित भी हो सकता है। बहुत लोग देखना, है ना, लिखित में, है ना, ये लड़कियां बहुत अच्छे से समझती होंगी, है ना, लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से समझती होगी जब उनके हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है बाजार में, इस प्रकार के ना, मेहंदी बहुत सुंदर से डिजाइन का बना दिया, पसंद का एकदम,
मजा आ गया दीदी को देख करके। लो भैया 100 रुपये, लो दे दिया 100 रुपये। डिजाइन कब से आती है, वो महीना आ गया है जहां पर भाई बहन का जो गिफ्ट थोड़ी सस्ती दे दे कि अंदर से होता है ना, कोई भी चीज देखते हो का, यानी कि दुनिया तरीके प्रेजेंट करते हो। यार ये टॉपिक सभी को समझ में आ गया। तो ये 3 तरीका है हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, सांख्यिकी के अंदर में, यानी कि प्रस्तुत करने के तरीके, प्रेजेंट करने के तरीके 3 होते हैं। एक तो हम लोग पाठ्य, पाठ्य का मतलब होता है टेक्स्ट में, जैसे लिखा होता है ना, कोई भी चीज देखते हो किताबों पर बहुत सारे आंकड़े लिखे होते हैं तो उसको टेक्स्ट बोलते हैं, तो वही बोला जाता है हिंदी में पाठ्य। तो पाठ्य प्रस्तुतिकरण यानी कि टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। दूसरा होता है सारणीबद्ध, सारणीबद्ध होता है मतलब टेबुलेशन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टेबुलेशन, मतलब टेबल बना बना करके डेटा को उसमें दिखाया जाता है, आगे दिखाएंगे आज। और आरेखीय प्रस्तुतिकरण, ये लेक्चर अभी नहीं चलेगा आज, लेकिन आपको टाइप सिर्फ समझने हैं कि यहाँ पर 3 टाइप हो रहे हैं। तो आरेखीय प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जल्दी से बताइए, क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? सर मैं सेविंग कर ली हूं गिफ्ट के लिए। ओके ठीक है। हाँ तो सभी बच्चों के लिए कह रहे हैं, बहुत सतर्कता के साथ गिफ्ट का चुनाव भले ही सस्ता करना, लेकिन पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव करवाना इस बार रक्षाबंधन में कि आपकी बहन सुबह उठे, है ना, और आपको कूटे नहीं, बल्कि देख करके खुश हो जाए कि हाँ भाई। और आगे देखें, अब पाठ्य प्रस्तुतिकरण का मैंने जो है सीधा सीधा एग्जाम्पल रखा है, तो एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा, रट्टाबाजी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी जानकारी, कोई भी विचार, कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट, अगर आंकड़ों को हम टेक्स्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं, लिख लिख करके बता रहे हैं, तो वही कहलाएगा पाठ्य प्रस्तुतिकरण। जैसे किताबों में लिखा रहता है, लिखा रहता है ऐसा मान लो, एक कहानी दिखा रहे हैं कि बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजलों की कीमतों की वृद्धि के कारण लोगों ने विरोध किया, और विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले और 17 पेट्रोल पंप बंद पाए गए। इसी प्रकार से 2 विद्यालय बंद और 9 विद्यालय खुले पाए गए। अब यहां पर नंबर में हर जगह बात कर रहे हैं, देख रहे हो, हर जगह पर नंबर लिखा है, इतने पेट्रोल टंकी, इतने जो है दुकानें, इतने जो है वो स्कूल, हर जगह नंबर 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 की चर्चा हो रही है। और इवन जो डेट दिया हुआ है वो भी नंबर में है। तो ये जानकारी तो है, एक फैक्ट तो है, एक डेटा तो है, लेकिन टेबल में नहीं बता रहा है, लिख लिख करके बता रहा है। तो इसको बोलते हैं पाठ्य प्रस्तुतिकरण, यानी कि टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। क्या ये बात सभी को समझ आ गया? रौनक मैं देख लेता हूं, जल्दी से बताइए क्या ये सभी को समझ आ गया? ये सब अभी मत पूछो विशाल, तुम अपना टाइम बचाओ ना भाई। लेक्चर वो आपका था, मैं रोज जाकर के देख लेना। क्या अकेले रहते हो क्या? शांत इकॉनमी, क्योंकि हमारा हर, तो मैं झारखंड से हूं और यहाँ पर आपको आपके लिए केवल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारा हर एक पेपर बहुत बेहतर है, बढ़िया है। तो मैं ये चारों पेपर आपको जो वो प्रोवाइड करता हूँ। क्लास 11th के लिए स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी, और क्लास 12th के लिए माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, समझ गए होगे। तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। हाँ चलिए यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर देखो, बिहार के बारे में बोला कि एक राज्य में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान, चूंकि बंद बुला लिया था लोगों ने कि आज बंद ही रहेगा, कोई खुलना नहीं चाहिए, दुकान वगैरह, स्कूल वगैरह सब बंद रहेंगे, क्योंकि ये विरोध हो रहा है एक प्रकार का डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से। तो डेटा यहां पर दिया जा रहा है कि 5 पेट्रोल पंप खुले पाए गए, 17 पेट्रोल पंप बंद पाए गए, और इसी प्रकार से 2 विद्यालय खुले थे और 9 विद्यालय खुले थे। 2 विद्यालय बंद थे और 9 विद्यालय खुले थे। मतलब कुछ यहां पर डेटा दिया जा रहा है, कुछ यहां पर क्या है, डेटा दिया जा रहा है, और इसी डेटा को केवल लिख करके बताया जा रहा है। तो इसको बोलेंगे पाठ्य प्रस्तुतिकरण। क्या बोलेंगे? पाठ्य प्रस्तुतिकरण। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है, आगे आ जाओ।
अब पाठ्य प्रस्तुतिकरण में ये देखो ध्यान से, कह रहे कि जब किसी विषय को सिर्फ लिखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और उसमें ग्राफ, चार्ट, चित्र या फिर अन्य दृश्य के माध्यम से ये चीजें प्रयोग करके कोशिश किया जाता है आपको, है ना, मतलब चित्र वगैरह प्रयोग ना रहे, लगभग ना रहे, ना के बराबर, ठीक है, तो उस समय केवल और केवल क्या किया जा रहा है, लिख लिख करके, यानी कि लिखित शब्दों के माध्यम से तुम्हें बताया जा रहा है कोई भी डेटा, तो उसे हम बोलेंगे पाठ्य प्रस्तुतिकरण। इसको वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण भी बोला जाता है, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिख लिख करके तुम्हें बताया जा रहा है कि देखो ये पूरा पूरा डेटा है, ये पूरी पूरी जानकारी है। जैसे न्यूज़पेपर में आता है ना, जैसे अभी अभी फिलहाल जो एक न्यूज अभी बहुत सनसनी में चल रहा है कि एसएससी सीजीएल को लेकर के टीचर्स को जो है पिटाई की गई है ना, दिल्ली के अंदर में पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने फलाना ये किया। ये क्या है, डेटा है, एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी है, समझ गए होगे। तो ये जानकारी अगर कहीं न्यूज़पेपर में लिख करके बताया जा रहा है या फिर मीडिया में कहीं आपने यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस देख लिए, कुछ ऐसा चीज है जहां पर कोई डायग्राम नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ क्या बताया जा रहा है, एक जानकारी दिया जा रहा है आपको, या फिर बोल बोल करके या फिर लिखित रूप से जो न्यूज़पेपर में आता है। तो ये तरीका हो रहा है अगर, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव, या फिर बोलेंगे टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, या फिर बोलेंगे पाठ्य प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। कह रहे कि जब आंकड़ों को, है ना, परिणाम बहुत ही अधिक ना हो तभी ये चीज बिल्कुल सुटेबल रहता है, तभी ये पाठ्य प्रस्तुतिकरण अपनाना चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि तुम्हारे परिवार में, या फिर मान लो कि हमारे परिवार में 10 लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं। अब 10 लोगों में से मान लो 5 पुरुष हैं, 5 महिला हैं, हो गया। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने सिर्फ बोल दिया आपको, मैंने लिख करके तो नहीं दिखाया आपको। ये भी क्या है, एक प्रेजेंटेशन करने का तरीका है। लेकिन जब हम उस तरीके को फॉलो ना करके लिख करके बता रहे हैं कि हमारे परिवार में कुल 10 सदस्य हैं, उन 10 सदस्यों में से 5 महिला हैं और 5 पुरुष हैं, लो जानकारी तो दे दी आपको लिख लिख करके। यही है पाठ्य प्रस्तुतिकरण, समझ आ गया, यही है पाठ्य प्रस्तुतिकरण। और इसको तभी अपनाया जाता है जब डेटा बहुत लंबा चौड़ा ना हो, तभी अपनाया जाएगा। अन्यथा तुम कहोगे कि हमारे गांव में कुल 100 परिवार रहते हैं, 100 परिवार में से मेरे परिवार में 10 जो हैं वो टोटल सदस्य हैं, 5 महिला 5 पुरुष, और फलाने के परिवार में इतने सदस्य हैं, इतने से इतना महिला इतना पुरुष, उनके परिवार में इतना महिला इतने पुरुष। भैया ये सब लिख लिख करके क्यों बता रहे हो, याद नहीं होगा, ठीक है। तो जब पाठ्य प्रस्तुतिकरण में प्रेजेंट करने की बात आ रही है कोई भी चीज, तो ध्यान रखना कि परिणाम या फिर जो बातें हैं वो बहुत अधिक ना हो, तभी आप पाठ्य प्रस्तुतिकरण में दिखाइए। कह रहे हैं कि पाठ्य प्रस्तुतिकरण की एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि आंकड़ों को समझने के लिए पूरा पूरा पाठ पढ़ना पड़ता है। तो लीजिए, एक आपको डिमेरिट और एक मेरिट और दूसरा डिमेरिट भी आपको बता दिया, हालांकि दोनों डिमेरिट ही हैं, देखें तो। जल्दी बताओ, सभी को क्लियर है? जब कोई भी बात, कोई भी विचार लिख लिख करके बताना पड़ जाए, उसको बोलते हैं पाठ्य प्रस्तुतिकरण। यहां पर भी कोई टेबल नहीं रहेगा, ना इसमें कोई ग्राफ रहेगा, ना चित्र रहेगा, कोई भी तरह का चीज नहीं रहेगा, यहां पर सिर्फ लिख लिख करके चीजें बतानी रहेगी, तो पाठ्य प्रस्तुतिकरण। क्लियर है ना सभी को? क्लियर है ना सभी को? एक बार चैट में बताओ सभी कोई जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, आ जाओ आ जाओ प्यारे, इधर आ जाओ। अब देखो ध्यान से, प्रस्तुतिकरण करने का दूसरा तरीका है टेबुलेशन। टेबुलेशन प्रेजेंटेशन क्या होता है सर? देखो, सबसे पहले समझना पड़ेगा रॉ क्या है, कॉलम क्या है। जब एक्स एक्सिस में यहां पर कोई लाइन ऐसे बना रहे हैं हम, तो इसको बोलते हैं रॉ, इसको क्या बोलेंगे, रॉ बोलते हैं, रॉ। और जो ऊपर से नीचे खींच रहे हैं इस प्रकार से, इसको बोलते हैं क्या, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। रॉ और कॉलम समझ में आ गया सभी को? एक बार जल्दी बताना, रॉ एंड कॉलम सभी को क्लियर हो गया? जब कोई भी बात ऐसे बोला जा रहा है, सीधी सीधी रेखा मैंने खींच लिया इधर से इधर, जैसे देखो मेरा हाथ देखो, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये देखो, ये जो है लाइन पूरा पूरा जो मैंने खींचा, ये क्या है, रॉ। और दूसरी जानकारी इधर देखो, जो मैं कह रहा हूं, जैसे मैं खड़ा हूं, खड़ा खड़ा, तो ये देखो खड़ा है, इसको बोलते हैं कॉलम। ये बातें सभी को क्लियर होगा? पहले से आप लोग पढ़े हो ये सब, ठीक है। आ जाओ,
मजे मजे में कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा रहा एक्स एक्सिस और ऊपर से खींचते हैं ये वाला तो वाई एक्सिस। तो इस तरीके से अगर बार बार ऐसे काम किया जाता है कि एक्स एक्सिस, ये भी रहा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये सब सारे क्या बन गए, रॉ। ऊपर से जो चीजें खींचा जाएगा ऐसे उसको बोलेंगे कॉलम। तो रो और कॉलम की हेल्प से ही क्या बनता है, टेबल बनता है। क्या बनता है, टेबल बनता है। रो एंड कॉलम, इन दोनों से ही ये वाला बनता है टेबल। क्या बनता है, टेबल। तो टेबल बनाया कैसे जाता है पता चल गया, रो एंड कॉलम से बनता है सर, जिसको हम लोग तालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालिका बोलते हैं। मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया तालिका या फिर टेबल। क्या बोलते हैं, तालिका बोलते हैं। जो चैप्टर ही छोटा है उसमें शॉर्ट नोट्स क्या दूं ये बताओ ऋषभ, जो चैप्टर ही छोटा है उस चैप्टर में शॉर्ट नोट्स देने की जरूरत है क्या, बता देना, बता देना। जो चैप्टर खुद ही छोटा है उसमें क्या शॉर्ट नोट्स की जरूरत है क्या, नहीं ना। आ जाओ। तो ये सब चैप्टर छोटे छोटे हैं भाई जो चैप्टर बड़ा रहेगा उसमें दूंगा मैं। और यहां पर देखोगे अब कह रहे हैं क्या कि देखो सारणियन का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों, पंक्तियों मतलब क्या होता है सर, पंक्तियों मतलब होता है रॉ। देखो रॉ, इसको बोलते हैं क्या, पंक्ति, ठीक है। स्तंभ मतलब कॉलम, कॉलम। तो रो और कॉलम के रूप में जब व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं हम लोग सारणियन। सारणियन मतलब टेबुलेशन। टेबल कैसे बनता है, रॉस एंड कॉलम से। तो कह रहा है कि आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया सारणियन कहलाती है। कि आंकड़ों को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया सारणियन कहलाती है। कितना अच्छा डेफिनेशन है ना, प्यारा सा लिखा हुआ है। आगे देखो, अगर नहीं समझ आ रहा आपकी रॉ क्या है कॉलम क्या है, तो लिखा हुआ है कि ऊपर से नीचे, देखो ऊपर से नीचे किए हुए हैं तो इस और बने हुए खानों को क्या बोला जाएगा, स्तंभ या फिर कॉलम कहा जाएगा। लेकिन बाएं से दाएं, जैसे कि देखो बायां ये था, ये वाला बायां था पोर्शन, लेकिन बाएं से चले गए दाएं, ये क्या बना, ये बना रॉ। ये क्या बना, तो बाएं से दाएं ये और जाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्तियां बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं रॉ। ठीक है, रॉ मतलब पंक्तियां, ये वाली पंक्तियां, और ये ऊपर से नीचे कॉलम। कह रहे हैं कि जब किसी तथ्य या फिर जब किसी फैक्ट्स को, डेटा को या फिर जानकारी को पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार से विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है कि उसे आसानी से पढ़ा, समझा और विश्लेषित किया जा सकता है, तो वही है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। मेरी बात को सीधा सीधा ध्यान से सुनो। हमें ये नहीं पता कि न्यूज़पेपर में क्या कहानी पूरा पूरा लाइन बाय लाइन लिखा रहता है, नहीं याद रहता उतना लंबा लंबा भाषण। तो हमारे पास एक दूसरा तरीका रहता है ना उन चीजों को याद करने के लिए, कि टेबुलेशन कर लो। जैसे किसी भी गांव में अगर हम कह दें, किसी गांव में मान लो कि 100 लोग हैं, तो 100 लोग हैं सो पता कर लो। अब एक तरफ लिख दो कि मेल कितने हैं, दूसरे साइड में लिख दो फीमेल कितने हैं। तो मेल हमारे पास मान लो कि एक गांव में है 10 और उसी गांव में फीमेल कितने हैं, 90। कुछ भी हो सकता है भैया, ऐसा डेटा के तौर पर ले रहे हैं। तो यहां पर देखो कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी कि पूरा पूरा जो डेटा हमारे पास होता है वो हम यहां पर लाइन बाय लाइन नहीं लिख करके टेबल में प्रेजेंट कर देते हैं। यही प्रक्रिया कहलाता है टेबुलेशन प्रेजेंटेशन। समझ आ गया, लाइन बाय लाइन बहुत अच्छी जानकारी लिखी हुई आपके लिए। डेफिनेशन अच्छा है कि जब किसी फैक्ट को, जब किसी डेटा को, जब किसी जानकारी को रो में एंड कॉलम में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ही आसानी से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और विश्लेषित किया जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है, तो उसको सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण बोला जाएगा। है ना प्यारा सा डेफिनेशन। अब आइए थोड़ा सा जानकारी और बढ़ाते हैं इस चीज के ऊपर में, क्योंकि यह सवाल पूछा जाएगा आपसे। पूछा यह जाता है कि सर उद्देश्य बताओ क्या होगा, क्यों हम टेबल बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल आंकड़ों को आसान बनाना इसका काम है, टेबल का काम है। जो आप लोग टेबल वगैरह देखते हो ना, जो आसानी से समझ में नहीं आते, लेकिन 12th के बाद 11th के बाद
11th के बाद आप लोगों को सब टेबल आसानी से समझ में आने लगता है, क्योंकि यही वो वजह है। कह रहे कि जटिल से जटिल जो चीजों को ये आसान बना देता है, जिसे देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि आंकड़ा किस चीज से संबंधित है, किस घटना से संबंधित है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेबल को जैसे तैसे बना दिया हमने कहा मांग के नियम के लिए बनाओ, पूर्ति के नियम के लिए बनाओ, अपनी मनमर्जी के हिसाब से कैसे भी बना दिया। उसे लगता है कि इसमें कुछ लिखना ही तो था, बस हो गया। लेकिन मास्टर आपके कंसेप्ट को समझ जाता है कि आपने वो टेबल सही बनाया कि गलत। ठीक है, क्योंकि टेबल को पढ़ना नहीं पड़ता, टेबल को देखते ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। और आंकड़े किसी विषय से संबंधित है, किसी घटना से संबंधित है, तो वो भी पता चल जाता है। सर जैसे बड़े को छोटा करना, हाँ हाँ कह सकते हो। अंतर बताओगे क्या, किस चीज के बीच में अंतर, अंतर किस में? तो देखा, कॉम्प्लेक्स चीजों को टेबल क्या कर देता है, आसान बना देता है ना। पहली विशेषता ये है, हमने हाईलाइट कर दिया आपकी सुविधा के लिए ग्रीन लाइन से। कह रहे कि आंकड़ों की गुणवत्ता खराब किए बिना, मात्रा को खराब किए बिना, ठीक है, अर्थपूर्ण यानी कि उसके अर्थ में भी कोई बदलाव नहीं आया है, अर्थ में बदलाव लाए बिना शॉर्ट कर देता है डेटा को, और बिल्कुल स्थान की बचत कर देता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें, तो स्थान की बचत हो जाती है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके लिए, हमने मान लो एक यहां पर बोला कि मैं लिख रहा हूं एक गांव में, ध्यान से सुनना, एक गांव में कुल 10,000 लोग थे, 10,000 लोग हैं, मान लो, थे नहीं हैं, उनमें से, अभी आप लोग बताना कि ये कौन सा प्रस्तुतिकरण है, उनमें से मान लीजिए 6,000 पुरुष और 4,000 महिलाएं हैं, महिलाएं हैं। छह 6,000 पुरुषों में से, ध्यान से समझना, मैं बहुत बढ़िया कंसेप्ट दे रहा हूं आप लोगों को भी, 6,000 पुरुषों में से 3,000 शिक्षित हैं, 3,000 शिक्षित हैं, जबकि 1,000, क्योंकि 4,000 पुरुष थे, 4,000 में से 3,000 शिक्षित हैं और 1,000 अशिक्षित हैं। अशिक्षित हैं, ठीक है। अब बताइए जरा, अब बताना जरा, ये किस टाइप का प्रेजेंटेशन है? क्या ये टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन है, लिख करके बताया गया है, या फिर क्या ये टेबल में बताया गया है? टेबल में अगर है तो टेबुलेशन प्रेजेंटेशन बोला जाएगा, लेकिन अगर टेबल में नहीं है, लिख करके बताया गया है, तो क्या होगा? पाठ्य प्रस्तुतिकरण होगा। ये बताइए ये कौन सा प्रस्तुतिकरण का तरीका है? यहां पर डेटा तो दिख रहा है कि एक गांव के बारे में बताया गया कि एक गांव में कुल 10,000 लोग थे, और 10,000 लोग में से 6,000 है पुरुष और 4,000 है महिला। 10,000 हो गया, हाँ। अब जो 6,000 पुरुष थे उनमें से 3,000 जो है शिक्षित हैं, 3,000 पुरुष पढ़े लिखे हैं, और 1,000 पुरुष जो है वो अशिक्षित हैं। यह एक डेटा है, डेटा दिया हुआ है हर जगह पर, लेकिन लिख करके बताया गया है। तो टेक्स्ट प्रेजेंटेशन बोलेंगे, या फिर टेक्सुअल प्रेजेंटेशन बोलेंगे, पाठ्य प्रस्तुतिकरण बोलेंगे। ये हमारा टेबुलेशन प्रेजेंटेशन नहीं है। क्या, कैसा, अच्छा लगा, मजा आया? रियल एग्जांपल दे दिया। अब देखो ध्यान से, यही जो बातें हैं बार बार इसको समझने के लिए लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं दिखाता हूं
कि यही चीजें अगर टेबल में डाल दिया जाए तो टेबल को पढ़ना भी नहीं पड़ता, सिर्फ देखना पड़ता है और सारी बातें तुरंत समझ में आ जाती है। टेबल में क्या होता है, देखते ही सारी बातें समझ में आ जाती है। जैसे कि यहां पर देख लो, हमने एक साइड में लिख दिया पुरुष, ठीक है, पुरुषों की संख्या मान लो लिख दिया, पुरुषों की संख्या, ठीक है। या फिर मैं इधर कर देता हूं, क्योंकि ये टेबल थोड़ा अलग बनेगा, तो मैं काम करता हूं, यहां पर मैं बना रहा हूं थोड़ा ना रफली समझने के लिए, क्योंकि ये टेबल थोड़ा सा नए अंदाज में बनेगा। ये लो, हमने यहां पर ऐसे किया है, अभी दिखाते हैं ये क्यों किया है और कब करने की ऐसी जरूरत पड़ेगा। मुझे बताओ, यहां पर पुरुषों की संख्या थी ना, तो एक साइड में आप लिख दीजिए पुरुष, दूसरे साइड में लिख दीजिए महिला, महिला लिख दिए। अब बताओ पुरुषों की संख्या कितनी थी, पुरुषों की संख्या टोटल कितनी थी, बताइए, टोटल पुरुषों की संख्या कितनी थी। यहां पर देखो टोटल 10,000 लोग थे, 6,000 क्या है पुरुष। तो यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, पहले इसको हटाता हूं थोड़ा सा। हाँ, अब जरा बताइए कितने पुरुष थे, टोटल जो है वो 6,000 हैं, 6,000, और उसके बाद 4,000 क्या थी, महिलाएं, 4,000 क्या है, महिलाएं। अगर मैं सिंपली केवल इतना दिखा रहा हूं तो एक गांव के बारे में जानकारी मिल गया हमें कि टोटल जो वो किसी गांव के अंदर में 10,000 हैं लोग, 6,000 है पुरुष, 4,000 है महिला। यही चीज पूरा बताने के लिए देखो तो कैसे लिखना पड़ा कि एक गांव में जो 10,000 पुरुष हैं, 10,000 लोग हैं, 10,000 में से 6,000 पुरुष हैं और 4,000 महिला हैं। मतलब कम से कम तो मुझे इतना लिखना ही पड़ता। अगर हम डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि एक गांव में 6,000 पुरुष और 4,000 महिलाएं हैं, इतना लाइन बाय लाइन लिखना पड़ता। लेकिन इसको ना लिख करके सिर्फ हम ऐसे लिख दिए, एक साइड में पुरुष दूसरे साइड में महिला, और यहां पर बता दिए पुरुष जो है 6,000 और महिला बता दिए 4,000। देखो कितना आसान हो गया बताना सारी चीजें। यहां पर ज्यादा आने की लिखना कुछ नहीं पड़ा, समय की बचत हो गई, जगह की भी बचत हो गई। क्लियर है ना। इन्हीं में से अगर आप कैटेगरी फिर करना चाहते हैं तो और कैटेगरी बना सकते हैं, ऐसे करके और कैटेगरी बना सकते हैं कि इस 6,000 पुरुष में से कुछ पुरुष हैं शिक्षित और कुछ अशिक्षित। तो जो शिक्षित हैं उनका जो आप कैटेगरी अलग बना सकते हैं और जो अशिक्षित है उनका कैटेगरी अलग बना सकते हैं। जो शिक्षित है एक साइड में रख दिए, इधर मान लो कि 3,000 लोग शिक्षित हैं और अशिक्षित कितने मान लो, समझने के लिए रफली बोल रहे हैं, यहाँ पर 1,000 हैं। कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए जो है प्रेजेंटेशन जब इस तरह के किए जाते हैं तो इसको बोलते हैं टेबुलेशन प्रेजेंटेशन। इसमें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा समय नहीं लगता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्ट को समझने के लिए हम हर बात को आसानी से इसके ज़रिए समझ सकते हैं। एक बार जल्दी से सभी को बता दो, क्या ये तरीका समझ में आया अभी जो मैंने बताया आपको? काफ़ी ज़्यादा समय लेकर के आपको मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जब किसी बात को हम टेबल के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे तो होगा टेबुलेशन प्रेजेंटेशन। और टेबुलेशन प्रेजेंटेशन की सबसे खास बात होती है कि वो देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि वो जानकारी किस विषय, किस घटना से संबंधित था। ठीक है। अब इसकी दूसरी खासियत मैंने बताया कि इसकी गुणवत्ता खराब किए बिना, इसके मात्रा को खराब किए बिना, इसके अर्थ को खराब किए बिना हर एक बात को शॉर्ट में लिख देता है, संक्षिप्त में लिख देता है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे क्लास 8वीं 9वीं में कि गागर, गागर मतलब गगरी, गागर में सागर भरना, मतलब बहुत बड़ी बात को कम शब्दों में कह देना, है ना। तो वो होता है शॉर्ट करना, सिंपल करना, और उससे हमारा क्या होता है, स्थान बचत हो जाता है, लिखने के लिए कम जगह चाहिए होता है। सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण का मुख्य उद्देश्य में से एक उद्देश्य ये है कि हम दोनों में आसानी से तुलना कर सकें। तुलना कर सकते थे ना, एक साइड में लिखा था 6,000 पुरुष और दूसरे साइड में लिखा था 4,000 महिलाएं, तो आसानी से तुलना भी हो गया कि किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या कम है। मतलब ज्यादा मुझे रिसर्च या फिर उसको पढ़ना भी नहीं पड़ा, सिर्फ देखते ही क्लियर हो गया। तो यही होता है टेबुलेशन करने का फायदा, क्योंकि टेबुलेशन से हमें जो वो तुलना करने में आसानी हो जाता है। चलिए आगे देखें।
कह रहे कि आंकड़ों की विश्लेषण में, विश्लेषण करने का मतलब होता है उसमें माध्य, माध्य का प्रतिशत, ये सब ज्ञात करना, जैसे कि आगे सीखेंगे हम लोग भी। कह रहे कि जिससे कि औसत, अपकिरण, अपकिरण मतलब डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इन सब के ऊपर में अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, आगे आपको बताएंगे। जैसे औसत के लिए बना हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे माध्य, माध्य का बहुलक। अपकिरण पढ़ेंगे मतलब डिस्पर्सन पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद सहसंबंध मतलब कोरिलेशन, और फिर सूचकांक मतलब इंडेक्स नंबर। इन सब के ऊपर अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सब तरीके से जब हम ये सब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने में भी हमारी आसानी हो जाती है। अगर कोई भी बात नंबर में लिखा हो, टेबल में लिखा हो, कोई भी बात अगर टेबल में लिखा रहेगा तो हम उससे आसानी से माध्य, माध्य का बहुलक कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, ज्यादा दिक्कत तकलीफ नहीं आती है। क्लियर है ना सभी को? क्लियर है यहां तक? कितने डिटेल में बता दिया इस टॉपिक को भाई। आ जाओ आगे। अब हमें समझना होगा, फाइनली एक लास्ट टॉपिक पर हम लोग आ ही चुके हैं, बस आज का क्लास यही है लास्ट, जिसमें कि एक सारणी के कितने सारे भाग होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर आपके जो वो काउंट करके तो नहीं पूछता कि कितने होते हैं, बट ये पूछ लेता जरूर है कि एक सारणी के अंदर, एक टेबल के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है। जैसे हमारा शरीर जो बना हुआ है कई सारे ऑर्गन्स में बना हुआ है ना, कई सारे ऑर्गन मतलब कई सारे जो है वो अलग अलग पार्ट्स हैं। हाँ, इसको ऑर्गन बोलते हैं साइंस वाले लोग, हम लोग तो पार्ट्स ही बोल सकते हैं, टुकड़ा ही बोल सकते हैं। जैसे हाथ एक अलग टुकड़ा है ये हाथ अलग टुकड़ा है पैर अलग है ना, दांत अलग, कान अलग, नाक अलग, सब कुछ अलग। तो ऐसे ही इंसान का सांचा ढांचा मिलकर के तैयार हुआ है। तो बताइए टेबल कैसे तैयार हुआ है? तो टेबल का भी तो कोई पार्ट होगा। तो टेबल के अंदर में कुल मिलाकर के 9 हड्डियां हैं केवल हड्डियां नहीं बल्कि 9 पार्ट हैं कह लो, ठीक है। उनका आंख, मुंह, कान सब यही सब है ना। अगर किसी का टेबल की पेट बात करें, इंसान का भी पेट है, तो ऐसे ही टेबल का अगर पेट बात करें जहां पर हम लोग सारा डेटा लिखते हैं, जैसे भी 4000 महिला 6000 पुरुष लिखे थे है ना टेबल के अंदर में, तो वो डेटा जहां लिखा जाता है एग्जैक्ट उसको बोलते हैं पेट तो पेट यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेवर के रूप में या फिर क्षेत्र के रूप में, वही होता है क्षेत्र जिसमें आप डेटा लिखते हैं। लेकिन इसके अलावे सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अब जैसे देखो आदमी का नाम रहता है ना, तो हम लोग पहचान लेते हैं कि फलाना आदमी है, उसका कुछ नामकरण कर दिया जाता है, ठीक है। प्लस में उसकी शकल सूरत भी अलग अलग रहती है। लेकिन टेबल में जो है चीजें कैसे अलग दिखेगी हमको, तो टेबल में अलग कैसे दिखेगी, टेबल की संख्या के आधार पर। टेबल की संख्या के आधार पर अभी जाकर की किताब में देखो, अगर आपके पास किताब है तो जहां जहां टेबल छपा होगा ना उसके ऊपर में लिखा होगा टेबल की संख्या, है ना। कहीं दशमलव में लिखा होगा, कहीं पूर्णांक में लिखा होगा, कहीं लिखा होगा यहाँ पर तालिका, जैसे लिखा होगा तालिका या फिर सारणी, ठीक है। और ऐसे डैश देकर के किया होगा 1.1 या फिर 1.2 या फिर 5.1। इसका मतलब ये होता है अगर मान लो 1.2 लिखा हुआ है आपकी किताब में, ऐसा टेबल है, मान लो इस प्रकार का एक टेबल है, तो देखना अपनी किताब के अंदर में अगर कोई टेबल इस प्रकार से बना हुआ है तो उसके ऊपर जो है जस्ट देखना तालिका का नंबर लिखा रहता है। अगर ये 1.2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि पहले चैप्टर के अंदर ये दूसरा टेबल है। इसका मतलब इससे पहले भी आपके कहीं ना कहीं टेबल होगा उसी चैप्टर में, ठीक है। तो अगर पॉइंट में लिखा जाता है तो इसका मतलब है ये जो पहला लिखा हुआ है चैप्टर का नंबर लिखा हुआ है, पहला चैप्टर, और ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब टेबल का नंबर ये है। कई सारी किताबों में डायरेक्ट जो है टेबल का नंबर ही रहता है केवल 1, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब टेबल की संख्या ज्यादा आ जाती है ना किताबों में, तो लोग ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहां पर आ जाता है 1.2, इसका मतलब हो गया पहले चैप्टर का दूसरा टेबल, यही होता है। जैसे हमारे बैचेज आते हैं ना, आप लोगों का जैसे बैच का नाम क्या है, उदय 2.0, इसका मतलब उदय बैच एक और है जो कि इस बैच के आने से पहले ही आ गया था, है ना। तो इस बैच के आने से पहले जो बैच आया उसका नाम सिर्फ है क्या, उदय स्टेट बोर्ड क्लास 11th कॉमर्स 2026। और ये जो अपना बैच है इसका नाम क्या है, उदय स्टेट बोर्ड 2.0। देखो 2.0 कर दिया, नाम क्या है 2.0। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पर उदय का एक और बैच है इससे पहले। समझ आ गया होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है कि किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसमें संख्या जरूर होना चाहिए। अब मान लो पहले भी बैच का नाम उदय और दूसरे भी बैच का नाम उदय,
ना कोई इसमें नंबर, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, है कि नहीं? आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता, तो इसलिए रखा गया है उदय एक पहला बैच है और उदय 2.0 दूसरा बैच, अगर 3.0 ठीक है तीसरा बैच है। इस प्रकार से रखे जाते हैं। ठीक है सर, आपने तो सब बता ही दिया। वहां भी आप ही पढ़ाते हो? हाँ मैं ही पढ़ा रहा हूँ खुशी, अब खुशी खुशी यहीं पढ़ लो, हर जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ मैं आपको हिंदी मीडियम के बैचेस में मैं ही दिखूंगा आपको, ठीक है? यहां पर आ जाइए, दूसरी बातें, शीर्षक रहेगा। शीर्षक क्यों सर जरूरी है क्या? हाँ शीर्षक जरूरी है, क्योंकि शीर्षक से पता चलता है कि किस गहराई से किस मुद्दे से संबंधित बात लिखा हुआ है, ठीक है? किस घटना से संबंधित बात है, बात समझ रहे हो? किस बात से वो रिलेट किया गया है टेबल को, तो घटना के बारे में यहां पर जिक्र किया जाता है शीर्षक के माध्यम से, ताकि पता चलता है कि ये टेबल क्यों बनाया गया है ना, इसका पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था। ये पूरे ऊपर में हेडिंग बना दिया जाता है। जैसे भारत सरकार जनगणना करती है, तो जनगणना कर रही है तो यहां पर लिखेगी भारतीय जनगणना 2011, लो तभी तो पता चलेगा कि जनसंख्या से रिलेटेड टेबल है। अगर देश में उत्पादन से बातें हैं तो लिखा जाएगा हेडिंग में उत्पादन, तो टेबल नंबर के बाद क्या रहता है? हेडिंग रहता है। हेडिंग को क्या बोलते हैं? शीर्षक बोलते हैं। क्लियर? शीर्षक की बात रहता है शीर्षक टिप्पणी। अब ये क्या है सर? देखो शीर्षक टिप्पणी होता है कि वो जनसंख्या करोड़ में है या लाख में है, लीटर में है या मीटर में। नहीं 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 जनसंख्या को लीटर मीटर में नहीं बता सकते, लेकिन मेरा यहां पर सीधा सीधा मतलब रहेगा टिप्पणी का मतलब कि जब कोई चीज लिखा जा रहा है शीर्षक में, तो वो किस रूप में बताया जा रहा है, लीटर में, मीटर में, लाख में, करोड़ में, समझ पाए? हाँ, तो वही चीजें बोलते हैं हम लोग शीर्षक टिप्पणी। अभी दिखाएंगे सारा चीज एक एक करके। पंक्ति शीर्षक भी होता है, अभी दिखाएंगे आपको आगे। उपशीर्षक, क्लेवर, क्लेवर मतलब समझ में आ गया, ये सब जो खाली जगह रहता है टेबल में जहां पर डेटा लिखे जाते हैं उसी को बोलते हैं क्लेवर या फिर क्षेत्र। ये मैं लिंक कर दूं क्या? देखो मैं लिंक कर देता हूं सीधा, ये है क्षेत्र। सर तालिका में तालिका संख्या, तो लो तालिका संख्या यहां पर लिखा रहता है। सर शीर्षक, शीर्षक यहां पर लिखा रहता है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको आगे इंडिकेट करके एक एक करके सारी बातें। माप की इकाई लिखा जाता है, जैसे कि यहां पर मैंने बताया था शीर्षक टिप्पणी लिखा हो तब तो ठीक है, तो फिर माप की इकाई एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ता कभी कभार। और टिप्पणी सबसे नीचे लिखा जाता है जिसको फुटनोट बोलते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें, जैसे मान लो कि किसी का डेटा नहीं पता, यहाँ पर खाली छोड़ दिया जाता है, आप लोग या फिर देखते होंगे कि स्टार लिख दिया गया, या फिर कई जगहों पर जो हैज का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यही सब चीजें जहां का डेटा नहीं उपलब्ध रहता है उसके लिए क्या करना पड़ता है? टिप्पणी देना पड़ता है, कमेंट करना पड़ता है। टिप्पणी मतलब कमेंट, और कमेंट करके ही बताया जाता है कि क्यों कमेंट किया हुआ है, या फिर क्या लिखने की कोशिश कर रहे थे टेबल में, और क्या डेटा उसका अवेलेबल था या नहीं था, क्यों उपलब्ध नहीं था, यही सब सारे उसमें बातें लिखी जाती है। स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्रोत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी टेबल, जब भारत सरकार देखना बजट अपना तैयार करके प्रस्तुत करती है टेबल के द्वारा माध्यम से, हम लोग समझते हैं कि अच्छा सरकार यहाँ इतना खर्चा करेगी, यहाँ इतना जो है टैक्स प्राप्त करेगी, तो पूरा निचोड़ के अंदर सरकार बताती है कि असल में ये डेटा कहां से लिया गया है। तो डेटा जहां से लिया जाता है उसको भी बोलते हैं स्रोत, कि आंकड़े का स्रोत क्या था, कहां से लिया गया। जैसे मैं कोई भी बात आपको बताऊंगा, मान लो 2011 की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो 2011 की जब जनसंख्या हुई थी ना, तो सरकार ने टेबल में कहीं ना कहीं बताया होगा कि इस राज्य में इतनी जनसंख्या, इस राज्य में इतनी जनसंख्या, इस जिले में इतनी जनसंख्या, इस गांव में इतनी जनसंख्या, इस परिवार में इतनी जनसंख्या। तो इसी तरीके से पूरा मेजर किया गया होगा, फिर लास्ट में डेटा तैयार हुआ होगा। तो इसका एक लिखा जाता है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, समझ पाए? हाँ, तो यही वर्ष वगैरह दिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, या फिर उसकी जो वो कौन से ऑफिशियल साइट से लिया था, वेबसाइट से लिया था, या फिर कौन से डॉक्यूमेंट से डेटा को उठाया है, ये सब लिखना जरूरी होता है। तभी आपके डेटा के ऊपर में लोग भरोसा कर सकते हैं। स्रोत अगर डेटा के साथ में नहीं लिखा हुआ है तो लोग डेटा को गलत मानेंगे। जैसे नेताजी कह करके कई बार चले जाते हैं कि हमने आपके क्षेत्र में इतने सारे स्कूल बनाए हैं, अब तुम पहुंच गए वहां पर स्टैटिस्टिक्स का बच्चा तुम्हें तो नंबर से मतलब है, सांख्यिकी के बच्चे को सांख्यिकी से, संख्या से मतलब रहेगा। अब अगर तुमने वहां पर पूछ दिया कि मंत्री जी जरा बता ही दीजिए कितने सारे स्कूल, मंत्री जी बार बार कह रहे हैं इतने सारे स्कूल बना दिए, गिनती में नहीं बताया कि कितने हैं। आपने पूछा से कितना बनाया ये बताओ, नंबर में बताओ, नंबर में,
क्योंकि नंबर 8-10 कुछ तो होगा, 2-4 स्कूल कुछ तो होगा। तो संख्या में जब पूछोगे फंस जाते हैं बेचारे वहां पर। क्यों? क्योंकि उनको एग्जैक्ट वो नंबर याद नहीं रहते, या फिर उन्होंने एग्जैक्ट वो काम किया ही नहीं है, तो इसमें वो फंस जाते हैं और यहीं पर हो जाती है गड़बड़ी। ठीक है, तो संख्या से हर कोई डरता है भैया, ये संख्या से ना हर कोई डरता है। अब आ जाओ यहां पर, बारी है एक नई जबरदस्त चीज की। जैसे आप लोग पूछ रहे हो डाउट, तो मैं डाउट भी चेक कर लेता हूं। सर डेली क्विज डाल दीजिएगा प्लीज। समझ गया? हो गया शिवा, अपन छपाई मत करना। इस इसे भी नोट्स में लिखना है, बिल्कुल बिल्कुल लिस्टेड कर लेना। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब देखो, ये सब छपन छपाई मत करना। इसीलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में दे दिया। जो आपको पढ़ना है वो ये है। पूछा जाता है कि सारणी के मुख्य भाग बताइए, घटक बताइए, तो ये सब बता दीजिए कि सारणी की संख्या होती है, शीर्षक होता है, टिप्पणी शीर्षक होता है, पंक्ति शीर्षक होता है, उपशीर्षक, क्लेवर या फिर क्षेत्र, माप की इकाई, टिप्पणी और स्रोत। बस इतना बताना होता है, ये 9 चीजें। ठीक है, 9 चीजें बस। इसके बाद जो अभी डिटेलिंग करने जा रहे हैं, ये डिटेलिंग जरूरी नहीं है कि आप अपनी कॉपी पर लिखो, ये कभी नहीं पूछता यहां से क्वेश्चन। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं इस चीज को ताकि आपको समझ में आए कि कहां पर टेबल नंबर रहता है, कहां पर क्या रहता है, उसका स्ट्रक्चर। जैसे तुम्हारा पेट कहां, तुम्हारा हाथ कहां, तुम्हारा पैर कहां, तुम्हारा बाल कहां, है ना। इस चीज को समझने के लिए मैंने ये रखा हुआ है। अब कॉपी पर हूबहू ऐसा मत छापते रहना, ठीक है। चलो, तो शीर्षक संख्या देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कहां पर। शीर्षक संख्या को पता करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है शीर्षक संख्या, देखो देख लिखा है ना 5.1। इसका मतलब ये 5वें चैप्टर के पहले टेबल को लिया है मैंने, ठीक है। 5वें चैप्टर का पहला डायग्राम होगा ये, तभी लिखा हुआ है 5.1। समझ गए? आगे आ जाइए, दूसरा देखते हैं। शीर्षक टिप्पणी में क्या होगा स्पेशल, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि ये लिंग और स्थानानुसार बिहार में साक्षरता दर की बात किया हुआ है, तो यहां पर ये हो गया हेडिंग, ठीक है। ये क्या हो गया? शीर्षक हो गया, शीर्षक हो गया, देखो इंडिकेट भी किया हुआ है शीर्षक। चलिए, तो शीर्षक कैसा होना चाहिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। शीर्षक जो है थोड़ा सा मोटा लाइन में लिखना चाहिए, बिल्कुल सरल, स्पष्ट और छोटा लिखावट जरूरी है। बहुत लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है कि 2-3 लाइन में शीर्षक लिखेंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में शीर्षक आ जाना चाहिए। तो शीर्षक जो हमेशा स्तंभ शीर्षक और पंक्ति शीर्षक 2 अलग अलग चीजें होती है। लेकिन जो हेडिंग लिखा जाता है, जो शीर्षक मेन वाला लिखा जाता है, वो ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल छोटा हो, सरल भाषा में लिखा हो, ताकि वो तुरंत ही ध्यान वहां पर चला जाए, ध्यान आकर्षित हो जाए। फायदा क्या होगा? आंकड़े किस समस्या से संबंधित है ये हमें समझ में आ जाता है। आंकड़े किस समय से संबंधित है, किस टाइम से संबंधित है, किस वर्ष से संबंधित है, ये भी समझ में आ जाता है। किस स्थान से संबंधित है, जैसे बिहार से संबंधित है, समझ में आ गया, ऐसे ही। और किस तरीके से उसका वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, ये भी समझ में आ जाता है। इसीलिए जब भी आप हेडिंग लिखते हैं कोई भी टेबल का, तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि उसमें दिखाया क्या जा रहा है। तो दिखाया जा रहा है उसमें साक्षरता को, और किसके हिसाब से? लिंग के आधार पर। जैसे कि महिला कितने हैं साक्षर और पुरुष कितने हैं साक्षर, इसके डेटा दिखा दिया। ग्रामीण के लिए अलग दिखा दिया, शहरी के लिए अलग दिखा दिया। तो ये डेटा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है ऊपर से ही देखने पर कि बात किस पर कर रहा है? साक्षरता पर। बात किस पर कर रहा है? लिंग के आधार पर। महिलाएं कितने शिक्षित, पुरुष कितने शिक्षित, इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। क्लियर ना? तो हेडिंग से क्या क्या स्पष्ट हो जाता है? किस ये टेबल किससे संबंधित है, किस समस्या से जुड़ा हुआ है, किस समय से जुड़ा हुआ है, किस स्थान से जुड़ा हुआ मामला है इसमें, या फिर किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। चलो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहचान करो कहां पर कौन सी चीज लिखी जाती है। अब कह रहा है कि अगर शीर्षक से पूरी सूचना स्पष्ट नहीं हो रहा है, तब ऐसा करना है। अगर शीर्षक से पूरी सूचना स्पष्ट नहीं होती है तो उसके तुरंत नीचे ही टिप्पणी कर दिया जाना चाहिए। इसमें वो अतिरिक्त सूचना आ जाता है जो कि शीर्षक में नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि शीर्षक लंबा हो जाता। तो शीर्षक टिप्पणी में इसको बताया जाता है ताकि आंकड़े पता चले कि किस इकाई में व्यक्त किया जा रहा है। जैसे कि यहां अगर जनसंख्या है तो बता दीजिए कि आपने जनसंख्या के रूप में कैसे लिया है, प्रतिशत में लिया है या फिर केवल संख्या ही ले लिया, सिंपली क्या लिया हुआ है? तो इन्होंने प्रतिशत लिया हुआ है। यही है शीर्षक टिप्पणी। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। शीर्षक टिप्पणी क्या है, शीर्ष टिप्पणी भी बोल देते हैं इसको। चलो आगे देखते हैं।
जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट, जैसे लाख में, टन में, ऐसे करके। हालांकि ये जनसंख्या है तो लाख और टन और लीटर में तो नहीं बताएंगे, प्रतिशत के रूप में बता सकते हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। अब ये सिर्फ पंक्ति शीर्षक क्या होता है? देखो पंक्ति शीर्षक का मतलब होता है कि ये चीजें ऐसे क्या बताई जा रही है, मतलब इस रूट में क्या बताया जाएगा, क्योंकि यही होता है पंक्ति, ऐसे जाते हैं पंक्ति होता है ना, मैंने पहले ही दिखाया आपको, रो, यही है रो। तो इस तरीके से मान लो ये जो नंबर है किसके लिए है? पुरुष के लिए। फिर आगे देखो ये क्या है? पुरुष के लिए। ये क्या है? पुरुष के लिए। तो इस तरीके से सीधा सीधा जो बात लिखा जाता है वो होता है पंक्ति शीर्षक। ठीक है, बातें क्लियर हो गई है। जैसे यहाँ पुरुष जो लिखा हुआ है वो है पंक्ति शीर्षक, जो महिला लिखा हुआ है वो भी क्या है? पंक्ति शीर्षक, क्योंकि इनके डेटा इस प्रकार से जा रहे हैं। चलिए भैया आगे आ जाते हैं, यहां पर आ जाओ, यहां पर पहचान कीजिए उप शीर्षक की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। यानी कि शीर्षक है ना, सारणी के स्तंभों के रूप के शीर्षक को, सारणी के स्तंभों के शीर्षक को उप शीर्षक कहा जाता है ना। स्तंभ शीर्षक कहां पर है उसकी पहचान कीजिए। स्तंभ शीर्षक देखो लास्ट में जो कैलकुलेट करके लिखा जाता है ना, खास करके यहां पर आप पहचान ऐसे कर सकते हो, इसका जो सबसे लास्ट में टोटल वगैरह करके लिखा जाता है इसी को बोला जाता है स्तंभ शीर्षक। क्यों? क्योंकि इसके ऐसे कैलकुलेशन होते हैं, जैसे यहाँ 44.42 लिखा हुआ है तो ये पूरा पूरा कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, और ऐसे जो लिखा हुआ डेटा यहाँ पर 72.17 ये पूरा कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। तो देखो कॉलम में आ रहा है ना सारी बातें, इसलिए बोला जाएगा कॉलम शीर्षक या फिर स्तंभ शीर्षक। समझ आ गया ये वाला बात? यानी उप शीर्षक के अंतर्गत भी कई सारे अन्य शीर्षक बन सकते हैं, जिसको आप है ना और ज्यादा डिवाइड कर सकते हो, है ना चीजें। आ जाइए, हालांकि ये जरूरत पड़ता है तभी यूज होता है, अन्यथा नहीं। ये कॉम्प्लेक्स वाला टेबल में आगे आपको समझा देंगे हम, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना तो उसके अंदर आपको ये सारा टेबुलेशन करने का तरीका बताएंगे वहां पर। सिर्फ अभी पहचान कीजिए कि कौन सा चीज कहां पर रहता है। आ जाओ, क्लेवर तो आपने पहले ही समझ लिया, इस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। जो स्पेस खुला छुट्टा रहता है, जैसे यहाँ पर डेटा लिखा जाता है, इधर डेटा, यहाँ पर डेटा, यहाँ पर डेटा, जहां जहां डेटा नोट किया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पूरा पूरा वो क्षेत्र माना जाएगा। इवन ये भी माना जाएगा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर भी टोटल करके लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। सर माप की इकाई कहाँ लिखेंगे? देखो माप की इकाई साइड में भी नोट किया जा सकता है और माप की इकाई ऊपर में भी बताया जा सकता है, ठीक है। या फिर एक आप काम कर सकते हैं, जैसे आप लिख रहे हैं ग्रामीण, तो वहीं पर आप लिख सकते हो उसके नीचे ही जस्ट। तो ये जगह रहता है, इसके लिए कोई खास जगह नहीं व्यवस्थित है, बट सारणी में आंकड़ों की माप के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई के बारे में जरूर नोट किया जाता है शीर्षक के साथ। लिखा है स्पष्ट रूप से शीर्षक के साथ, ठीक है। यदि जनसंख्या के आंकड़ों को दिखलाया जाता है तो यह अवश्य दिखलाया जाना चाहिए कि क्या आंकड़े को लाखों में लिया गया है, करोड़ों में लिया गया है, या फिर नहीं, जनसंख्या लीटर मीटर में तो नहीं हो सकता ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है असल में इसकी चर्चा तो हमने पहले ही कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि ये शीर्षक के बगल में नीचे में ही हो। ये कई बार यहाँ पर नीचे डाल सकते हैं, टॉपिक के नीचे डाल सकते हैं, जैसे होता है ना, आप लोगों को आगे बताएंगे मांग और पूर्ति का नियम जब 12th के अंदर, तब भी देखना यहाँ पर लिखेंगे जब मूल्य, तो उसके नीचे लिख देंगे प्रति इकाई मूल्य, लिखेंगे मांग की मात्रा तो लिख देंगे इकाई में, ठीक है, ऐसे ही। चलो आगे आते हैं। टिप्पणी, सर टिप्पणी कहाँ रहता है? देखो टिप्पणी सबसे नीचे रहता है। टिप्पणी कहाँ रहता है? यहाँ पर सबसे नीचे, जिसको कमेंट बोलते हैं। अब ये कब यूज किया जाता है? ये तभी यूज करेंगे जब आंकड़ों को हम लोग यहाँ पर दशमलव में दिखा रहे हैं, या फिर मान लो कि किसी एक का डेटा नहीं पता हमको, यहाँ का डेटा कैलकुलेट नहीं हो पाया। क्यों नहीं कैलकुलेट हो पाया? क्योंकि इधर किसी एक का डेटा गायब था। तो इस तरीके से जो चीजें गायब रह जाती है, वहां पर देखना एक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है कई बार, NA लिख देते हैं। NA का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, डेटा नहीं कि पता ही नहीं था वहां का, ठीक है। तो इस तरीके से रखा जाता है। या फिर NR देखने को मिलेगा आपको, NR मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड। तो इस तरीके की चीजें यूज की जाती है टेबल के अंदर ही, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि टिप्पणी कहाँ रहता है? सबसे नीचे, जिसको फुट नोट बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया कि आंकड़ों को दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही करीब किया गया है, यानी कि उसके बाद भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर 2 अंकों तक ही लगभग रखा गया है। समझ आया? हाँ, तो ऐसी चीजों में यहाँ पर रखने की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं एंड कर दे रहा हूं, अब क्लासेस भी समाप्त हो गई ना। अब स्रोत के ऊपर में आए तो स्रोत हमने क्या कहा? लिखना बहुत जरूरी होता है कि वो असल में कहां से लिया गया, प्रकाशन का नाम लिखना चाहिए,
उसके वर्ष लिखने चाहिए, किस वर्ष का था वो प्रकाशन, या फिर पृष्ठ संख्या, पेज संख्या। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर से उठाते हो कोई डेटा, तो आप लोग बता देते हो कि ये फलाना डॉट, फलानी चीज हमने, हमारा डॉट यहाँ से आया है। नहीं नहीं नहीं, मतलब तुमने मान लो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से कोई डेटा ले लिया, तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लिखिए, उसका प्रकाशन किस डेट को हुआ था, डेट लिख दीजिए, और किस पेज संख्या से डेटा आपने देखा, वो पेज संख्या भी बताइए। तो दुनिया के हर नागरिक कहीं भी रहेंगे, न्यूज़पेपर खोलेंगे, उतने नंबर पेज पर जाएंगे, उस डेट वाले न्यूज़पेपर को खोलेंगे, आसानी से तुम्हारा डेटा चेक कर सकते हैं। तो तुमने बात सही कही या गलत कही। जैसे कुछ लोग जब ये सबूत प्रस्तुत करते हैं दुनिया के सामने, तो कैसे पेश करते हैं कि इस वाली किताब में पृष्ठ संख्या इतने में, ये इतने तारीख को ये किताब पब्लिश हुई थी, या फिर इस वर्ष में प्रकाशित किताब में पेज संख्या इतनी पर जाइए, ये वाली बात लिखी हुई है। क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों ने पढ़ा हुआ है उस चीज को। तो लोग प्रमाण देते हैं जब, तो डेटा के साथ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए पृष्ठ संख्या, प्रकाशन का पता, एड्रेस अगर है जानकारी तो लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक लास्ट वाली बात, 9वां, आरेखीय प्रस्तुतिकरण में हम लोग डिटेल में चलेंगे, इसलिए मैं इसके शॉर्ट में बात कर रहा हूं कि आंकड़ों को यहां पर, अब आरेखीय प्रस्तुतिकरण का मतलब है एक ऐसी मेथड जिससे कि संख्यात्मक आंकड़ों को डायग्राम के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है, पिक्चर बना बना करके। जैसे कि आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि इस प्रकार का टेबल कैसे बनेगा, है ना, आयत चित्र जिसको बोलते हैं, है ना, ये सब कुछ हम लोग आगे सीखेंगे। आप लोगों ने डेटा वगैरह देखा होगा पाई चार्ट में, इस प्रकार से, है ना, बहुत सारे कि यहाँ पर 30% लिखा है, 20% लिखा है ना, यहाँ पर लिख दिया, फिर इसी प्रकार से 40%, या फिर मान लो ये 50 हो गया ना, तो इधर 50% मान लो, इधर कुछ, ठीक है, इस प्रकार से नोट किया जाता है। तो ये सारी जो बातें लिखी जाती है, ये है डायग्राम अलग अलग तरह का। जैसे आयत चित्र बोल दो, या फिर ये वृत्त चित्र बोल दो, पाई डायग्राम बोल दो, इस तरह के न्यूज़पेपर आपने डेटा देखा होगा। तो ये जो मेथड रहता है इसी को बोलते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। यह आंकड़ों को प्रस्तुत करने का सबसे आकर्षक तरीका है, सबसे प्रभावशाली तरीका है, क्योंकि पिक्चर सभी को अच्छा लगता है। जैसे कि यह समझना बहुत आसान हो जाता है और संख्याओं को अधिक सरल तरीके से व्याख्या किया जा सकता है। मतलब जब आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं, अट्रैक्टिव जो है वो ये देखने में लगता है, ठीक है। तो इस वजह से ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहलाएगा, और ये प्रक्रिया दुनिया के हर कोने में इस्तेमाल किया जा रहा है आज के समय में। आज के समय में देखना, कोई भी आप लोग क्रिकेट वगैरह चल रहा होता है ना, आईपीएल का मैच वगैरह चल रहा है, तो उस समय दिखाया जाता है कि रोहित शर्मा ने इतने स्कोर बना दिए, विराट कोहली ने इतने बना दिए, महेंद्र सिंह धोनी ने इतने बनाए थे उस साल में। तो पुराना रिकॉर्ड भी दिखाते हैं, नया रिकॉर्ड भी दिखाते हैं। लो भैया, जो लोग रिटायर हो गए उनके भी डेटा दिखा देता है वो, क्योंकि उनके पास वो पहले से कलेक्टेड रहता है। और प्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हैं डायग्राम के अंदर, या फिर ग्राफ चढ़ते हुए दिखा देता है, घटते हुए दिखा देता है। देखिए आप लोग, हाँ, तो यही है प्रेजेंटेशन करने का तरीका। अच्छा, उससे बहुत सारी चीजें हम लोग जान पाते हैं, आगे डिस्क्राइब कर देंगे जब चैप्टर में जाएंगे तब। बट ये सारणीकरण का अर्थ तो मैंने पहले बता दिया, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। मैं इसको हटा देता हूं मैं यहां से। सारणीकरण तो हो गया था, हाँ हो गया है। सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या समझना है हमको, इसकी खासियत या फिर विशेषता। विशेषता सबसे पहले जो वो क्रमबद्ध और सुसंगत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। टेबुलेशन के अंदर में विभिन्न आंकड़ों को तुलना कर सकते हैं। अरे भैया ये तो हो गया, ओहो, अच्छा अच्छा मैं समझा, रिपीट हो गया था, सॉरी। हाँ, ये जो सारणी के कुछ खास गुण होते हैं उस पर आते हैं। हाँ हो गया था, मैंने देख लिया था, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को बाद में ले लेंगे, आपके पहले डाउट को लेना जरूरी है, कर दूंगा, है ना। हम्म दोनों बेस्ट की ओर जो है, जल्दी देखने 5 स्लाइड। ऐसे भी नोट्स में लिखना है क्या सर ग्रामेटिक? तुमने, तब से मैं किसी को कभी नहीं भूल सकता। ऐसे भी नोट्स में लिखना है, सेम नहीं कर सकते कम्युनिटी। हाँ कम्युनिटी आपके लिए खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अभी कुछ अपडेट चल रहा होगा, इस वजह से लॉक होगा या बंद होगा। कम्युनिटी है, आपस में बातचीत कर सकते हैं।
बट वहां पर पर्सनल कुछ चीजें नहीं शेयर करना होता है, ये बात ध्यान। संदीप गर्ग की बुक लेनी चाहिए या टीआर जैन की, कौन सी बेस्ट रहेगी? दोनों बेस्ट है, दोनों में से जो तुमको मिल जाए वही ले लेना, दोनों की तुलना हम नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी अगर लेना है तो केवल संदीप गर्ग की लेना, टीआर जैन से थोड़ा सा डेटा इधर उधर चेंज करता है वो, इसलिए संदीप गर्ग बेस्ट रहेगा उस मामले में। इंडियन इकोनॉमी के लिए, स्टैट्स के लिए टीआर जैन बेस्ट है, स्टैटिस्टिक्स के लिए टीआर जैन बेस्ट है, ठीक है। सनी क्लियर हो गया? सर क्या हम स्टूडेंट्स अगर प्रॉब्लम, हाँ डिस्कस कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। मांग का नियम क्या है सर? खुशी, ये क्लास 12th में पढ़ते हैं, हाँ, और ये तुम्हारे डाउट का जवाब मैंने कल भी दिया है, जाकर के चेक करो कि अगर कोई वस्तु महंगी होती है ना तो हम लोग उसको कम खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन वही वस्तु अगर सस्ता में मिलेगा ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, यही है मांग का नियम। हो गया क्लियर? यही है लॉ ऑफ डिमांड। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। ये बच्चे ने पूछा हुआ सर आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम है छोटू कुमार, आप चाहें तो प्यार से छोटू सर कह सकते हैं, हाँ प्यार से बुला लो भाई कुछ भी। देखो सर मेरी ना बहन है एक तो रोलेक्स, और बाकी तीनों में ने आईफोन प्रो का डिमांड करा है, तो बता दो कि आज को डिटेल में पढ़ाते हैं ताकि तुम ही में से कोई कोई बच्चा जो इतना ज़्यादा रिपीट 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 रिवीजन करता है, डीपीपी सॉल्व करता है, इन्हीं में से कोई बच्चा टॉपर बनता है ना, अच्छा लगता है। हाँ देख सकते हैं विशाल, क्यों नहीं, क्योंकि खुशी का जवाब मैंने कल दे दिया था डाउट, और दोबारा से इन्होंने पूछा था। हाँ छोटू भैया बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनक कनक बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन रखा है? मेरा नाम किसने रखा था? घर वालों ने रखा था, मैंने खुद से थोड़े ना डिसाइड किया, अपना नाम है फिर, और वो मिस्टेक चलता ही रहेगा। वो टेस्ट कब होता है? संडे संडे को होता है, संडे को दिया कीजिए टेस्ट, और तब तक रिवीजन मारा करो। सर 12th में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है क्या? बिल्कुल, यही दोनों पेपर होता है स्टेट बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में होता है माइक्रो मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि। सर मेरा नाम भी याद कर लीजिए, आई एम आरोती, अभिषेक के नाम से है तो मुझे ज्यादातर यही नाम याद रहेगा, बट अगर तुमने बता दिया तो मुझे याद रहेगा अब, ठीक है। थैंक यू बुलबुल। बिल्कुल मिल सकते हैं रिया। सर आप झारखंड से हो तो देवघर से कितना और दूर घर है आपका? मेजरमेंट करना पड़ेगा, इस बच्चे ने पूछ दिया ऐसे सवाल कि सर झारखंड से हो तो देवघर से आपका घर कितना दूरी पर है ना, तो डिस्टेंस मेजर मैंने नहीं किया है। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए, मैंने रिपीट कर दिया था ना इसको, 6 का बात किया था आपने, 6 का, एक बार समझा दो। ये 6 4 वाले हैं सब, पता नहीं कैसे क्लास के टाइम नींद टूट जाती है, सारे दिन सोता हूँ, फिर भी सर वैसे आप कहाँ से हो? मैंने बता दिया आपको। सर राजा पब्लिक खुद कुछ कुछ यहीं पर मिलते हैं अगली क्लास।